अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाइडलाइंस ऑफ ड्राइंग फ़्लो चार्ट कि हम किस तरह से फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव कि आज के लेक्चर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ़्लो चार्ट किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम फ़्लो चार्ट के कुछ फ़वाइद पढ़ेंगे कि फ़्लो चार्ट हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और हमें इसके क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। उसके बाद हम कुछ लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि अगर हम फ़्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहाँ पर हम फ़्लो चार्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद हम डिफरेंस पढ़ेंगे फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गाइडलाइंस ऑफ फ़्लो चार्ट के फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी लिस्टेड इन अ लॉजिकल ऑर्डर व्हाइल ड्राइंग फ़्लो चार्ट। जब भी आप फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करने लगें, सबसे पहले जितनी भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप लिख लें कि सबसे पहले हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, उसके बाद हम ये स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे। तो आप ये सारे स्टेप्स जो हैं नंबर्स के फॉर्म में एक लिस्ट बना लें और वो जो लिस्ट आपने बनाई हुई है उसके मुताबिक आप अपने फ़्लो चार्ट को डिज़ाइन कर लें। इस तरह से आपका जो फ़्लो चार्ट है एक लॉजिकल मैनर्स में डिज़ाइन हो जाएगा। नंबर 2, फ़्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फ्लो। जब भी आप फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करें, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो जितने भी सिंबल्स आपने ड्रा करने हैं वो क्लियर होने चाहिए, नीट होने चाहिए और आसानी से उनका फ़्लो जो है वो समझ आना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट है द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ़्लो चार्ट इज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ़्ट टू राइट। जो ज़्यादातर हमारी डायरेक्शन होती है फ़्लो चार्ट की, या तो टॉप टू बॉटम होती है और या लेफ़्ट टू राइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, इसकी डायरेक्शन, जब हमने फ़्लो चार्ट के सिंबल्स के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन हम किस तरह से शो करते हैं। एरोज़ की फॉर्म में हम डायरेक्शन शो करते हैं। तो डायरेक्शन जो है ये दो तरह की हो सकती है, या तो लेफ़्ट टू राइट हो सकती है और या फिर सपोज़ ये भी हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, दूसरी डायरेक्शन हमारे पास क्या है, टॉप टू बॉटम। तो एरोज़ के फॉर्म में आपको पता चलेगा कि हमारी डायरेक्शन टॉप टू बॉटम हो रही है या लेफ़्ट टू राइट हो रही है। नंबर 4 पॉइंट है ओनली वन लाइन शुड कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल। अब जो प्रीवियस एग्जांपल हमने देखी थी वहाँ पर हमने प्रोसेस सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है। एक ही लाइन एंटर हो रही है और एक ही लाइन जो है वो आउट हो रही है। तो प्रोसेस सिंबल में ज़रूरी है कि सिर्फ एक ही लाइन जो है वो आउट हो। नंबर 5 है ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल। जो आपका डिसीजन सिंबल होगा उसमें सिर्फ एक ही लाइन एंटर होगी, बट 2 लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर, मस्ट कम आउट ऑफ डिसीजन सिंबल। लेकिन 2 लाइन जो हैं वो आउट होनी चाहिए। इसका मतलब है जैसे ये सपोज़ ये हमारे पास है डिसीजन सिंबल, एक लाइन इसमें एंटर होगी और 2 लाइन इसके अंदर आउट होंगी। एंटर होने का मतलब है कि हम सिर्फ एक इनपुट इसको देंगे, लेकिन ये डिसीजन के मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक हमें रिज़ल्ट देगा। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए हम 2 सिंबल, 2 एरोज और 2 जो आउट डायरेक्शंस है वो शो करेंगे। नंबर 6 पॉइंट है ओनली वन फ्लो लाइन इज़ यूज्ड विद टर्मिनल सिंबल। जो आपका टर्मिनल सिंबल होगा उसके साथ सिर्फ एक ही फ्लो लाइन होगी। अगर आपने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट किया है तो वो फ्लो लाइन टर्मिनल सिंबल के साथ टॉप टू बॉटम शो करेगी, और जो आपका सिंबल एंड हो रहा है, जहाँ पर टर्मिनल जो पॉइंट है आपका, जहाँ फ्लो चार्ट एंड हो रहा है, तो उसका जो एरो है वो ऊपर से नीचे की तरफ शो किया जाएगा। द स्टार्ट एंड एंड सिंबल शुड बी लॉजिकल। जब भी आपने अपना फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करना है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लॉजिकल होना चाहिए, मतलब उसका कोई ना कोई मकसद होना चाहिए।
द कमेंट शुड बी रिटन इन रिमार्क सिंबल। जो आपका रिमार्क सिंबल है आपने अपने कमेंट्स उस रिमार्क सिंबल के अंदर लिखने हैं। जैसे कि ये आपके पास एक रिमार्क सिंबल है, आपने अपने कमेंट्स इस रिमार्क सिंबल के अंदर लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरह से शो हो रहा है, आपने अपने कमेंट्स यहाँ लिखने हैं। ठीक है, नंबर 9 पॉइंट है द कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्लो लाइंस इफ़ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स। जो आपका कनेक्टर है, अगर सपोज़ मुख्तलिफ डायरेक्शन से एरोज़ आ रहे हैं और एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक कनेक्टर सिंबल इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस के एरोज़ को कनेक्ट कर देंगे और एक ही डायरेक्शन पर मूव कराएंगे। इस तरह से आपका जो फ्लो चार्ट है वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। नंबर 10 है इट इज़ यूज टू इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट विद सिंपल डाटा। जो आप किस तरह से आप अपने फ्लो चार्ट की वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, जो आपने पॉइंट्स लिखे होंगे, जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपने स्टेप्स लिखे होंगे, उसके मुताबिक आप चेक करेंगे कि क्या आपने अपना फ्लो चार्ट सही डिज़ाइन किया है या नहीं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट को यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला इसका फ़ायदा है शॉर्ट एंड सिंपल। नंबर 2 है लॉजिकल स्टेप्स। नंबर 3 है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ शॉर्ट एंड सिंपल? शॉर्ट एंड सिंपल का क्या मतलब है? द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट इज़ दैट इट इज़ शॉर्ट एज वेल एज सिंपल। सबसे बड़ा फ्लो चार्ट को यूज़ करने का फ़ायदा है कि ये शॉर्ट होता है और सिंपल होता है समझने के लिए। एंड देयरफॉर एज एन इंडिविजुअल यू डू नॉट हैव टू रीड 500 वर्ड्स आर्टिकल और डॉक्यूमेंट, रादर यू कैन just look at the flowchart and understand the solution to the problem, which in turn saves a lot of time of individual looking for solution for a problem. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है जो कि 500 वर्ड्स में लिखी हुई है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि उस 500 प्रॉब्लम की जो वर्ड डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ है उसको बार बार रीड कर सके, तो उसकी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन 500 के वर्ड्स को आप पॉइंट्स में लिख के एक फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर लें। जब आप फ़्लो चार्ट डिज़ाइन किया होगा तो आप विदिन वन व्यू, एक ही लुक से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए मुझे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है और इसका लॉजिकल सीक्वेंस क्या होगा। नंबर 2 पॉइंट है लॉजिकल स्टेप्स। Another benefit of flowchart is that it presents the data in logical steps, which makes it easy for the user to understand the solution logically, as it does not go from number 1 to number 10 directly. Rather, it follows the sequence and go towards the solution progressively, and hence as far user is concerned, it helps them understand the solution of the problem logically. अब जैसे कि जितने भी स्टेप्स हमने फ्लो चार्ट में डिज़ाइन किए होंगे वो सारे के सारे लॉजिकल होंगे। इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली 1 स्टेप से डायरेक्टली 10 स्टेप पर मूव नहीं कर सकते। हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अप टू सो ऑन, जितने भी हमारे पास हमने स्टेप्स लिखे होंगे या जो डिज़ाइन किए होंगे फ्लो चार्ट में, उसके मुताबिक हमारा प्रोग्राम डिज़ाइन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। Effective communication. It is one of the effective way of communicating because flowchart can be made on 1 or 2 pages. जो flowchart होता है ये मैक्सिमम 1 या 2 पेजेस का हो सकता है, only as opposed to other methods of communication like written communication which may take many pages. Hence, if one wants to save time and communicate effectively, then flowchart can be a good option for them. और अगर आपने जब भी डिज़ाइन करना होता है अपने प्रोग्राम को कोड करने से पहले जो डिज़ाइनिंग करनी होती है, अगर फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो वहाँ से आपको एक ही व्यू में आपको समझ लग जाएगी कि हमारा प्रोग्राम हम किस तरह से कोड करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ फ्लो चार्ट, जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, मीन्स पेचीदा प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर्स के लिए जो हमने प्रोग्राम बनाने होते हैं, वहाँ पर फ्लो चार्ट इनफ नहीं होता।
द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइन इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड। अगर किसी भी पॉइंट पर कोई चेंज करना होता है तो फ्लो चार्ट को दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ता है। नंबर 3 है कॉम्प्लिकेट थिंग, इट मीन्स नोबडी कैन मेक इट इफ़ ही और शी डज नॉट नो अबाउट द सिम्बल्स। इसको कोई बंदा जो है, हर बंदा फ्लो चार्ट डिज़ाइन नहीं कर सकता। फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अब हम एग्जांपल देखते हैं कि फ़्लो चार्ट हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहली जो इसका नंबर 1 पॉइंट था वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जितनी भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है हम वो लिख लेंगे ताकि फ़्लो चार्ट उसके मुताबिक हम डिज़ाइन कर लें। अगर कोई दरमियान में स्टेप हमारा मिस हो जाता है तो उसको हम मिस ना करें, बल्कि हम जो है सारे सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना एक वेल डिफाइंड फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर लें। क्योंकि अगर एक भी वहाँ पर आपने मिस्टेक की है, दोबारा से अगर आपको चेंजिंग की ज़रूरत पड़ी है फ़्लो चार्ट के अंदर, तो आप उसी चार्ट को दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते, आपको नए सिरे से फ़्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास है ड्रा फ़्लो चार्ट दैट एड्स 2 नंबर्स। एक आपने फ़्लो चार्ट बनाना है जो कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक साइड पे हम लिख लेते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम हमारे पास क्या था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो जितनी भी स्टेप्स हमने ड्रॉ करने हैं तो उसको हम एक एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख लेते हैं और दूसरी साइड पर एक फ़्लो चार्ट बना लिया ताकि फ़्लो चार्ट बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। हमें यहाँ पर पता चल जाए कि किस स्टेप पर हमने कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है। तो चूँकि सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट का होता है, तो स्टार्ट के लिए हम सिंबल फ़्लो चार्ट में यूज़ करते हैं ओवल। तो हमने एल्गोरिथम में लिख लिया कि हमने अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो स्टार्ट की है, तो फ़्लो चार्ट में ओवल सिंबल हमने लगा दिया। उसके बाद इनपुट ए और बी, चूँकि हमने 2 नंबर्स को ऐड करवाना है तो सबसे पहले हमें 2 नंबर्स इनपुट लेने पड़ेंगे। तो इनपुट के लिए आपको मालूम है कि हम पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं फ़्लो चार्ट के अंदर। ये जो एरो है, एरो बताता है डायरेक्शन। चूँकि हमने नंबर 2 पॉइंट में जब गाइडलाइंस पढ़ी थी तो नंबर 2 पॉइंट में देखा था कि जो इसकी डायरेक्शन होती है, सॉरी नंबर 3 पॉइंट में देखा था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम होती है या फिर लेफ़्ट टू राइट होती है। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम जा रही है। तो इनपुट ए और बी इनपुट लिए है, उसके बाद सम करवाया है। हम क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एरो लगाया। एरो का मतलब है कि इनपुट स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट और उसके बाद हमारे पास हमने सम करवा लिया, मीन्स प्रोसेस करवा लिया, ए और बी को प्लस करवाया। इसके बाद डिस्प्ले सम। जैसे कि आपको मालूम है इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं। देखिए एरो, और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट इसका आया उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद लास्ट पे हमारे पास है एंड, तो हमने यहाँ पर अपने फ़्लो चार्ट को भी एंड कर लिया। तो ये था हमारे पास एल्गोरिथम और एक फ़्लो चार्ट के किस तरह से हमारे लिए आसानियाँ प्रोवाइड करता है। फ़्लो चार्ट एक ही प्रॉब्लम को हम रीड करने की बजाय सिम्बल्स की फॉर्म में देखते हैं तो हमें सारी प्रॉब्लम जो है वो समझ आ जाती है कि किस तरह से हमने प्रोग्राम, आसानियाँ हमें प्रोवाइड करता है कि किस तरह से अपना एक कोड हम कर सकते हैं एक प्रोग्राम को। एग्जाम्पल नंबर 2 है ड्रा फ़्लो चार्ट इफ़ द स्टूडेंट गोट 50 और अबव मार्क्स देन शो पास अदरवाइज फेल। अब यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या है कि आपने एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो शो करना है। अगर तो उसके नंबर 50 या 50 से ज़्यादा हुए तो उसको शो करना है कि वो पास है। अगर उसके नंबर 50 या 50 से कम हुए, सॉरी 50 नहीं बल्कि 50 से कम, मीन्स अगर उसके 49 मार्क्स भी आते हैं ना तो वो बच्चा जो है वो फेल है। तो जैसा कि एक साइड पे हम एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास स्टार्ट है, तो हमने अपना फ़्लो चार्ट स्टार्ट किया। उसके बाद है इनपुट मार्क्स, हमने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल किया। और उसके बाद हमारे पास है इनपुट मार्क इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये मैथ की टर्म हमने इस्तेमाल की है कि अगर जो नंबर हैं वो 50 या 50 के बराबर हैं। अब चूँकि इफ़ यहाँ पर हमने लगा दिया, इफ़ का मतलब है कि हमने यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर दी है। कंडीशन के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन के लिए हम डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें डायमंड सिंबल आ गया जहाँ पर हमारे पास कंडीशन लिखी हुई है इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देन शो पास
अगर तो उसके स्टूडेंट के मार्क्स 50 या 50 से ज़्यादा हैं तो यस, उसके नंबर स्टूडेंट के नंबर 50 हैं या 50 से ज़्यादा हैं तो उसको डिस्प्ले करवा दिया पास। अब चूँकि आउटपुट आई है तो आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज़ फेल। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 49 या 50 से कम आते हैं तो उसको शो करवाना है फेल। तो चूँकि नंबर जो है वो 50 से कम है तो यहाँ पर स्टेटस शो किया जाएगा स्टूडेंट का फेल। अब देखिए, हमने एक पढ़ा था इसके अंदर गाइडलाइंस के अंदर के मुख्तलिफ डायरेक्शन से अगर एरोज़ आ रहे हों और एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हों तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर सिंबल। कनेक्टर सिंबल हमारे पास कौन सा था, सर्कल सिंबल हमारे पास कनेक्टर सिंबल था। और इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप है एंड, तो हम इसको एंड कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है? फ्लो चार्ट में हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन एल्गोरिथम में हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फ्लो चार्ट में टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ करना होता है, और ड्राइंग में क्योंकि इसको नीट और क्लीन हमने रखना है तो ड्राइंग में हो सकता है जिसकी ड्राइंग स्ट्रॉन्ग ना हो और वहाँ पर उसको नीट करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। एल्गोरिथम लेस टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, यहाँ पर हम कोई ड्राइंग नहीं करते, इस वजह से ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। फ्लो चार्ट को मुश्किल है मॉडिफाई करना, चेंज करना। सपोज़ अगर कहीं भी कोई भी चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो हमें दोबारा से नए सिरे से फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन एल्गोरिथम को चेंज करना आसान है। फ्लो चार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए, लेकिन एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अब समरी देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया। आज के लेक्चर में हमने गाइडलाइंस पढ़ी कि किस तरह से हम फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें हमने 9 to 10 गाइडलाइंस पढ़ी हैं। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट के फ़ायदे देखे कि क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। उसके बाद हमने फ़्लो चार्ट की लिमिटेशंस देखी कि इसको हम किस किस सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते, और लास्ट पे हमने एग्जांपल्स देखी हैं फ़्लो चार्ट की और डिफरेंस देखा है कि एल्गोरिथम और फ़्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।